मृत्यु के समय जिस व्यक्ति की जैसी वृत्ति होती है वही योनि मिलती है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मृत्यु के बाद का विचार प्रायः हमारे दर्शकों को बहुत भा रहा है और मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो वास्तविक रहस्य को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है मृत्यु। और मृत्यु से पहले के जो सुख हैं वो वास्तव में छूट जाने वाले हैं। इसलिए जो दर्शक मृत्यु के बाद की स्थिति की जिज्ञासा रखते हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके मन में आध्यात्मिक ऊर्जाएं भरी पड़ी है। तो आज हम चर्चा करेंगे मृत्यु के बाद सुख अथवा दुख। मृत्यु के बाद क्या जीवन समाप्त हो जाता है? आप सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शोष्यति मारुता। ये जीवात्मा कभी मरता ही नहीं है। जब नहीं मरता है तो मृत्यु किसकी होती है? प्रश्न है, जाहिर सी बात है, शरीर की होती है, जड़ता की होती है। लेकिन क्या हमारे भोग की इच्छा खत्म हो जाती है? नहीं, वो इच्छा के कारण ही दूसरा जन्म फिर होता है और बार बार वही इच्छा जन्म मृत्यु देती है। तो यदि मोक्ष की इच्छा है तो जन्म कुंडली में कैसे ग्रह होंगे, यह बात हम पहले कह चुके हैं। मोक्ष है क्या? दोबारा जन्म ना लेना, दोबारा मृत्यु ना होना, इसी को मोक्ष कहते हैं। क्या इतना सरल है? आप जन्म कुंडली में उन ग्रहों को आइए जानिए और देखिए, मोक्ष की परिभाषा समझिए। वैदिक ज्योतिष में बहुत सारी रहस्यमयी शक्तियां भरी पड़ी हैं, विचार क्रांति है। यहां पर हमारा वैदिक ज्योतिष त्रिकाल दर्शी है। ये महात्माओं का ध्यान का प्रतिफल है। उन्होंने, जैसे जैमिनी ऋषि हैं, पाराशर ऋषि हैं, इन्होंने अपने त्रिकालज्ञता का एक अनुभव उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। तो जन्म कुंडली में मृत्यु के बाद सुख है या नहीं, इसके लिए आपको एक ऐसी कुंडली बनाना चाहिए जिससे आप पता कर सके। आइए उस कुंडली को बनाते हैं। हमारे पास यहां कोई चार्ट नहीं है, आपको सिर्फ ज्योतिष का अनुभव है, तो उस अनुभव के अनुसार एक चार्ट बनाना है। वो चार्ट है 8वें भाव का। 8वें भाव यानी अष्टम भाव में जो लग्न है उसको ले आइए हेड पर, मेन लग्न बना लीजिए। आप देखिए मृत्यु के बाद का सुख, विचार करिए। 8वें घर को लेकर के आपने लग्न में रख लिया है। अब लग्न से चौथा घर जो है वो सुख का है। जन्म के बाद का सुख लग्न कुंड से, लग्न कुंडली से चतुर्थ है, और मृत्यु के बाद का सुख 8वें घर से चतुर्थ भाव यानी 11वें भाव का विचार करना है। अगर 11वें भाव में शुभ ग्रह हैं तो व्यक्ति को इस जीवन में धन तो नहीं मिलेगा, धर्म जरूर मिलेगा। अब वो धर्म वाले ग्रह कौन से हैं? जैसा कि ज्योतिष में कहा गया है, शुभ चंद्रमा धर्म है, शुभ बुध जिस पे किसी की दृष्टि ना हो, वह बुध किसी बुरे ग्रह से प्रभावित ना हो, शुभ है। बृहस्पति सदैव शुभ है अगर मकर में नहीं है तो, तथा शुक्र बुरे ग्रहों से पीड़ित नहीं है तो सुख है। तो भौतिक जगत में सुख
वर्तमान में नहीं है, लेकिन भविष्य में सुख होगा। कब? हालांकि वर्तमान में भी यानी प्रेजेंट में भी, इस जन्म में भी सुख ही होगा। कैसे? 11वें घर में बृहस्पति बैठे हों, अब चाहे कुंभ के बैठे हों, चाहे मीन के बैठे हों, कर्क के बैठे हों, तो बहुत अच्छा है। तो व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत सहज सुख प्राप्त होगा धर्म कर्म का। अगले जन्म में वो किसी विशिष्टतम योग अभ्यास के द्वारा वह सुख से इस संसार को सदैव के लिए छोड़ देता है। 11वें घर में चंद्रमा बैठे होने पर जातक को अगले जन्म में परम सुख देता है। हालांकि 11वें घर में शनि भी सुख का कारक है। 11वें घर के कारक की बात करूं तो बृहस्पति है। तो बृहस्पति अगर 11वें घर को देख रहे हैं, 11वें घर में बैठे हैं, तो मृत्यु सुख से होती है और मृत्यु के बाद भी उस जीवात्मा को सुख होता है। अगर हम शुरू से ग्रहों का एक क्रम बनाए, सूर्य से लेकर के केतु तक, तो वह क्रम कैसा होगा, आइए जरा वो भी जान लेते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य प्रायः जातक को सुख सुविधा भौतिक राज्य सुख देता है। तो 11वें घर में सूर्य बैठा है तो व्यक्ति का अगला जन्म होगा राजा तुल्य, प्रशासनिक क्षेत्रों में उसका वर्चस्व स्थापित होगा। 11वें घर में सूर्य अर्थात मृत्यु से चतुर्थ स्थान पर सूर्य होने का मतलब कि वह व्यक्ति अगले जन्म में मोक्ष तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन राजा की भांति समस्त ऐश्वर्य सुख भोग करेगा। 11वें घर में चंद्रमा होने पर ऐसा व्यक्ति शिव का उपासक मोक्षकर्मी बनेगा। मोक्ष नहीं होगा, लेकिन वह मृत्यु सुखद ग्रहण करेगा। यानी 11वें घर में चंद्रमा है तो व्यक्ति की मृत्यु सुखद होगी। 11वें घर में अगर मंगल है तब मृत्यु दुखद होती है, पीड़ा कारक होती है। चूंकि जन्म कुंडली में 3, 6 और 11 इनको त्रिसडाय कहा है। यहां के कारक मंगल हैं और मंगल व्यक्ति को मंगल भूमि पुत्र कहा गया है। राजा की भांति, सेनापति की भांति सेना नायक बना करके जातक को अभी जन्म लेना पड़ेगा। मंगल लड़ाई झगड़ा युद्ध जैसे कार्यों का प्रतीक है। अर्थात मंगल अगर 11वें घर में है तो जातक को जीवन के अंत समय में पीड़ा जरूर होगी, मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि 11वां घर आपकी इच्छा शक्ति भी तो है ना। 11वें घर में अगर संकल्प युक्त ग्रह होंगे तो इच्छा बनी रहेगी। संकल्प वियुक्त, संकल्प विमुक्त होंगे तो इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो मंगल इच्छा शक्ति लेकर रहता है। मंगल उग्र है, मंगल क्रूर है। कहीं कहीं तो मंगल को भी पाप कह दिया गया है ऋषियों ने, क्योंकि उग्र है। तो मंगल अगर 11वें घर में है तो मृत्यु के बाद बेशक सुख ऐश्वर्य राजा तुल्य जमींदारी वाले घर में जन्म मिलता है, परंतु मृत्यु दुखद होती है, पीड़ादायक होती है। स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक मृत्यु होती है। बुध बैठे हैं 11वें घर में, विचारक है जातक, विष्णु का उपासक है जातक। मृत्यु के समय कष्ट नहीं होगा, परंतु मोक्ष हो जाए ऐसी परिकल्पना व्यर्थ है, क्योंकि बुध चंद्रवंशी है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा मन का प्रतीक है और मन सदैव संकल्प विकल्प लेकर के जीवित रहता है। इसलिए बुध
चंद्र वंश से होने के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार जरूर देते हैं, बौद्धिक स्तर जरूर देते हैं, मृत्यु सहज आराम से होती है, परंतु मोक्ष नहीं देते। ये मेरा विचार है, थोप नहीं रहा हूं, माँ भगवती की कृपा से जो निकल रहा है वो बोल रहा हूं। मानिए या ना मानिए, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे मेंबर्स रहे हों जो अब नहीं हैं, विचार करिएगा उनकी मृत्यु। अगर उनके ग्रह ऐसे हैं तो उनके बैक में जाकर के देखिएगा क्या उनकी मृत्यु सही हुई। चलिए एक बात यहां हो गई, यदि बृहस्पति हैं 11वें घर में, तो मैं पहले कह चुका हूं कि जातक की सहज मृत्यु ईश्वर की कृपा से जो मृत्यु होगी वह आकस्मिक नहीं होगी, आध्यात्मिक होगी, मुक्तिदायक होगी, प्रसन्नतादायक होगी, पीड़ा निवारक होगी, रोग निवारक होगी, शांति प्रदायक होगी, बशर्ते बृहस्पति पीड़ित न हो। शुक्र यदि है तो व्यक्ति को अंतिम जन्म नहीं है, बृहस्पति है तो अंतिम जन्म संभव है मोक्ष के लिए। चर्चा तो अभी चल ही रही है मोक्ष की, लंबी चर्चा है, आगे आपके प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अगर 11वें घर में शुक्र है तो अगला जन्म मिलेगा ऐश्वर्य प्रधान, सुख भोग प्रधान, यह निश्चित बात है। 11वें घर में शनि बैठे हैं तो भी व्यक्ति को अभी जन्म लेना पड़ेगा और मृत्यु थोड़ी पीड़ादायक होगी। मृत्यु के समय रोग, दुर्घटना, कई तरह की परेशानियों के कारण व्यक्ति को परेशानी झेलनी पड़ती है, तब मृत्यु होती है। राहु 11वें घर में बैठे हैं तो इस जन्म में जातक के पास धन संपत्ति अथाह रही होगी संभवतः, परंतु सुख नहीं रहा होगा और मृत्यु के समय वो उसी धन संपत्ति की तृष्णा को लेकर के, चिंतन को लेकर के प्रायः अपने अंतिम समय को बुरा बना लेता है, क्योंकि अंतमति सोगति, गीता जी में लिखा है रजस प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलियानस्तमसु मूढ़ योनि सुजायते। मृत्यु के समय जिस व्यक्ति की जैसी वृत्ति होती है वही योनि मिलती है। अगर रजोगुण में मरा है कोई तो उसे कर्म योनियां, मनुष्य योनियां इत्यादि मिलती है। तमोगुण में मरा है तो पशु योनि इत्यादि मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता। केतु अगर 11वें घर में बैठे हैं तो जातक को अमृतत्व की प्राप्ति होती है, जातक को स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होती है, जातक को मोक्ष फिर भी नहीं मिलता। तो मोक्ष से लेकर के संबंधित ये जो वीडियो हम आपको लगातार दे रहे हैं, आपकी इच्छा अनुसार दे रहे हैं, आपकी जिज्ञासा के अनुसार दे रहे हैं। मैं पुनः कहूंगा कि अगर आपके मन में जरा सी भी संकल्प भावना बनी रही तो मोक्ष नहीं होगा। तो कर्म और मोक्ष के बीच का घर है 11वां घर। 11वां घर वर्तमान की इच्छाओं का घर है। यदि इच्छा बनी रही 11वें घर में बैठे हुए ग्रह के अनुसार तो व्यक्ति को अभी मोक्ष नहीं मिलेगा। पुनः समझिएगा, अगर आप 10-10 वर्ष के हिसाब से प्रत्येक घर में 10-10 वर्ष जोड़ते जाएं, जैसे लग्न 10 वर्ष, दूसरा घर 10 वर्ष, तीसरा घर 10 वर्ष, तो ऐसे आकर के, चूंकि कलयुग में इतनी उम्र होती नहीं है पर 120 साल उम्र संभव है, कई लोग जीते हैं। तो अगर 10-10 साल तक आए और 12वें घर तक जाएं तो 120 साल हो जाती है। तो ठीक है, 110 साल या फिर 80 साल की आयु 11वें घर में होने पर व्यक्ति के संकल्प बीज जीवित रहते हैं तो मोक्ष नहीं मिलता। परंतु जिन ग्रहों की व्याख्या मैंने दी उन ग्रहों के अनुसार अगर शुभता है तो मोक्ष के लिए अगले जन्म के उपरांत वह जीवात्मा विशुद्ध हो जाता है, अर्थात उसके अंदर के संकल्प शून्य होने पर
उसे सदगति की ओर जाने वाली स्थितियां प्राप्त होने लगती हैं। इसके लिए गुरु कृपा ही केवलम, सत्संग, समागम, संत दर्शन, ग्रंथ अवलोकन की बहुत आवश्यकता है। तो मैं कहूंगा कि 11वां घर मोक्ष के निकट तो जरूर है, लेकिन मोक्ष नहीं है। इसलिए 11वां घर मानसिक संकल्पों का है, इच्छाओं का है, आमदनी का है, बड़े भाई बहनों का है, मित्रों का है, अपने से बड़े स्तर के अधिकारियों का है। सो यदि 11वें घर में बैठे हुए बृहस्पति सरीखे ग्रह संकल्प शून्यता की तरफ ले जाए तो व्यक्ति का अगले जन्म के उपरांत मोक्ष संभव है। मोक्ष सरल नहीं है, हाँ असंभव तो नहीं है। मोक्ष का कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी जागृति है, आपकी आत्म जिज्ञासा है, आपकी निसंकल्पता है, आपकी समाधि का आनंद है। मोक्ष वर्तमान में अनुभव हो जाए तो अगला जन्म नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान में यह अनुभव किसी एक को, बिरले को होता है। 11वां घर मोक्ष के करीब ले जाने वाला घर है। इसके लिए हम अगले वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। आपकी जिज्ञासाओं के अनुसार यहां विदा लेंगे। 11वें घर में ग्रहों का थोड़ा अनुभव करिएगा। बस, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।